Hello student, you all are most welcome to my YouTube channel Bio with Anuj। आज हम यहाँ बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी की सीरीज के दूसरे वीडियो में उपस्थित हैं। हम यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आप सभी को बायोमॉलिक्यूल्स के फर्स्ट इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर और उसके बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में मेनली 4 बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनमें इम्पोर्टेंस प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट होता है। आज हम इसी कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मेनली शुगर्स होते हैं जिनको खाने से हमको एनर्जी मिलती है। तो ये बायोमॉलिक्यूल्स हमें मेनली क्या करता है? एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी के। एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे। और कार्बोहाइड्रेट्स में आता क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे शुगर्स आते हैं, स्टार्च आता है, सैकराइड्स आता है और पॉलीसैकराइड्स होता है। तो ये जो सैकराइड्स है, कार्बोहाइड्रेट में सैकराइड्स टर्म होता है, इस सैकराइड्स का मतलब होता है सैक्रम या स्वीट टेस्ट। तो क्योंकि जो मेनली सैकराइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मीठे होते हैं, इसीलिए इनको सैकराइड्स का नाम दिया गया है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की हम डिफिनीशन के बारे में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो डिफिनीशन थी वो डिफिनीशन थी कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। कार्बन के हाइड्रेट्स का मतलब हो गया कि कार्बन CN एंड H2 वाटर का मॉलिक्यूल्स का N, जहां N का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स। जितने कार्बन उतने ही आपके जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होंगे, तो ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हो गया। बट बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें जो ये फार्मूला फॉलो नहीं करते। जो पॉलीसैकराइड्स होते हैं मेनली वो इस फार्मूले को फॉलो नहीं करते और वो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बट वो टेस्ट में मीठे नहीं होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे कि आपका सैक्रीन होता है, ये शुगर फ्री होता है। सैक्रीन एक एरोमेटिक होता है, शुगर फ्री एक प्रोटीन पेप्टाइड होता है। ये दोनों शुगर से बहुत ज्यादा मीठे होते हैं, बट ये बेसिकली केमिकली ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं, फार्मूला इनमें नहीं होता है। तो जो केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स की अगर डिफिनीशन दी जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं, या ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इन कीटोन्स और एल्डिहाइड्स को प्रोड्यूस कर सके आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो जो मोनोसैकराइड्स होते हैं वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं, और जो पॉलीसैकराइड्स होते हैं वो हाइड्रोलिसिस के बाद मोनोसैकराइड्स देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर डिफरेंट इनके नाम रखे गए हैं। जैसे अगर कार्बन की संख्या 3 है तो ट्रायोज है। तो ट्रायोज में जो इंपॉर्टेंस कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो ग्लिसरल्डिहाइड होती। कहाँ पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन ग्लाइकोलिसिस में पाया जाता है। 4 कार्बन टेट्रोज होता है। टेट्रोज में एरिथ्रोज होता है जो कि हमारी बॉडी की आरबीसीज में पाया जाता है। पेंटोज में डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर्स होती हैं जो न्यूक्लिक एसिड में पाई जाती है, डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन करती हैं। हेक्सोज शुगर्स नॉर्मल शुगर्स होती हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज जो हम डेली लाइफ में अपनी बॉडी के एनर्जी के लिए यूज करते हैं। हेप्टोज शुगर होती है, केल्विन साइकिल बायोसिंथेसिस, लिपिड्स बायोसिंथेसिस में यूज होती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की डिफिनीशंस होती है और कार्बोहाइड्रेट टाइप्स होते हैं। तो अगर डिफिनीशन के बाद अब हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाइड करें तो कार्बोहाइड्रेट मेनली 2 क्लास में आते हैं। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसमें सिंगल कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट्स होती है, उसको बोलते हैं मोनोसैकराइड्स। 2 यूनिट अगर होती है तो उसे बोलते हैं डाइसैकराइड्स, और अगर 3 से लेकर 10 यूनिट तक होती है तो उसे ओलिगोसैकराइड्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आता है? आपकी पॉलीसैकराइड्स होती है, जहां पर कार्बन की 10 से बहुत ज्यादा यूनिट, 10 से 100, 1000 ऐसी यूनिट्स मिलकर एक चेन सा बनाती हैं, और ये चेन्स में लिंकिंग होती है और ये पॉलीसैकराइड्स बनते हैं। इन्हीं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ पॉलीसैकराइड्स आते हैं जहां पर
आपकी शुगर यूनिट्स दूसरी यूनिट्स लिपिड्स प्रोटीन्स के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करती है। तो फर्स्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमारा होता है मोनोसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स में जो फार्मूला होता है वो हेक्सोज में मोनोसेक्राइड्स में क्या होता है C6H12O6। ये हेक्सोज का कॉमन फार्मूला है और इसमें ग्लूकोज भी आती है, फ्रक्टोज भी आती है, गैलेक्टोज भी होती है। ये सारे के सारे मोनोसेक्राइड्स होते हैं। तो मोनोसेक्राइड्स होते क्या है? मोनोसेक्राइड्स सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट्स होती है और हाइड्रोलिसिस के बाद ये अपने से छोटी यूनिट्स नहीं बन पाती, तो ये एक यूनिट्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट्स होती है मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स नेवर विल बी हाइड्रोलाइज्ड। तो तीन ये इंपॉर्टेंस जो मोनोसेक्राइड्स है, ये तीन इंपॉर्टेंस मोनोसेक्राइड्स में जो पहली है वो हमारी ग्लूकोज है, दूसरी फ्रक्टोज है और तीसरी हेक्सोज है। तो ग्लूकोज को जो अदर नेम है ग्लूकोज का वो डेक्स्ट्रोल या ब्लड शुगर भी कहलाता है। ये हमारी बॉडी का फ्यूल की तरह यूज होता है। बॉडी में जितने और डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स होते हैं, फाइनली वो चेंज होते हैं ग्लूकोज में और हमारी बॉडी ग्लूकोज को ही प्राइमरी एनर्जी सोर्स की तरह यूज करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है फ्रक्टोज। ये फ्रूट्स में पाया जाता है, इसको फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। और तीसरा होता है गैलेक्टोज। ये मिल्क मिल्क में पाया जाता है, लैक्टोज का पार्ट होता है गैलेक्टोज। सो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये तीनों मोनोसेक्राइड्स होते हैं। हेक्सोज मोनोसेक्राइड होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 6 कार्बन पाए जाते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मोनोसेक्राइड्स, इनमें बहुत तरह की आइसोमेरिज्म में पाई जाती है। तो आइसोमेरिज्म में बेसिकली क्या होती है? आइसोमेरिज्म कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो देखने में बिल्कुल, अगर उनका केमिकल फार्मूला देखा जाए तो केमिकल फार्मूला सेम होता है। जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, इन सब का सिंपल सब हेक्सोज शुगर है और सभी का जो फार्मूला है वो C6H12O6 है। बट इनमें आइसोमेरिज्म पाई जाती है। तो आइसोमेरिज्म में क्या होती है? आइसोमेरिज्म होती है केमिकल फार्मूला सेम होता है बट इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो अब स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट डिफरेंट होता है तो कैसे होता है? जैसे कि पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वो एल्डोज और कीटोज, दो तरह की कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। अब जो हमारी ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज हमारी जो है वो हमारी कौन सी होती है? वो हमारी होती है एल्डोज शुगर होती है। इसमें देखिए ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये होता है एल्डिहाइड। लेकिन फ्रक्टोज इसमें क्या होता है? इसमें जो फंक्शनल जो ग्रुप होता है वो होता है कीटोन। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है बट ग्लूकोज क्या है? आपकी एल्डोलेज शुगर है और फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज आपकी जो है वो है आपकी कीटोज शुगर है। अब दूसरा आइसोमेरिज दूसरी टाइप की कौन सी होती है? एपीमर्स। एपीमर्स क्या होती है? एपीमर्स जो एल्डिहाइड्स आपकी मोनोसेक्राइड्स होती है उनमें पाया जाता है। उनमें क्या होता है कि उनमें जो कन्फ्यूगेशन होता है, ये एक्सिस होता है, एक्सिस की दोनों तरफ जो कन्फ्यूगेशन होता है वो इनमें ग्रुप कन्फ्यूगेशन चेंज हो जाता है। जैसे यहां पर क्या है? सेकेंड C4 1 2 3 4 पे OH है। इसमें गैलेक्टोज में 4 पे OH है। किस साइड है? लेफ्ट साइड है। और ग्लूकोज में किस साइड है? राइट साइड है। तो दोनों में फार्मूला सेम है, नंबर सेम है, कार्बन पर जुड़ा है बट कार्बन नंबर 4 पे जो डायरेक्शंस होती है वो चेंज है। तो ये कहलाती है एक ही कार्बन पे जो आपके फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस पे होते हैं तो उनको बोलते हैं एपीमर। जैसे गैलेक्टोज और ग्लूकोज C4 कार्बन के लिए एपीमर है और ग्लूकोज और मेनोज C2 कार्बन के लिए एपीमर है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें कि दोनों में OH की पोजीशन मेनोज और गैलेक्टोज में चेंज है, ये एपीमर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक में कार्बन नंबर सेकंड पे OH की पोजीशन चेंज है और एक में कार्बन नंबर 4th पे चेंज है। तो एपीमर्स जब एक ही कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है तो वो एपीमर्स कहलाते हैं। इसके अलावा और कौन से आइसोमेरिज्म होती है? तीसरी टाइप की आइसोमेरिज्म होती है D और L फॉर्म। तो D और L फॉर्म किसमें पाई जाती है? सैकराइड में। जैसे ग्लूकोज में पाया जाता है L ग्लूकोज और D ग्लूकोज, फ्रक्टोज में L ग्लूकोज D ग्लूकोज। तो ये क्या होता है? मिरर इमेजेस होती है। मिरर इमेजेस का मतलब क्या होता है कि
एक में अगर OH राइट साइड है तो दूसरे में OH लेफ्ट साइड होगा, तो ये मिरर इमेज होती है। इनको L और D फॉर्म में बोलते हैं, जिसमें मोनोसैकेराइड्स पाई जाती हैं। जो बॉडी में पाई जाती है वो मेनली शुगर D फॉर्म पे पाई जाती है। इसके अलावा चौथी जो आइसोमेरिज्म होती है उसको बोलते हैं अल्फा एंड बीटा फॉर्म। अल्फा एंड बीटा फॉर्म क्यों होती है? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को हम दो तरह से फार्मूले में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक लीनियर फार्मूला होता है, फिशर फार्मूला कराता है, और दूसरा जो क्लोज एरोमेटिकल कार्बन पोजीशंस करके रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हॉर्स रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन जब किया जाता है, जब इसको 5 कार्बन से ऊपर के कार्बन के जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं तो उनमें देखा जाता है कि वो अपना रिंग्स फॉर्मेशन कर ले। तो इस रिंग्स फॉर्मेशन करने के कारण जो इनके OH ग्रुप होते हैं और इनके साइकिल्स पे जो पोजीशंस होती हैं वो पोजीशंस चेंज हो जाती हैं ग्रुप की, और इस तरह ये अल्फा और बीटा फॉर्म्स बनाते हैं। तो अल्फा बीटा फॉर्म्स आइसोमेरिज्म किन में पाई जाती है? उन में पाई जाएगी जिनमें की कार्बन्स का नंबर 5 से ऊपर होगा, उनमें अल्फा और बीटा फॉर्म की आइसोमेरिज्म पाई जाएगी। ठीक है, तो ये 4 तरह की आइसोमेरिज्म पाई जाती है मोनोसैकेराइड्स में। अब हम आते हैं दूसरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट, डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स में मेनली कौन कौन से डाइसैकेराइड्स होते हैं? माल्टोज होता है, सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है और मेनोज होता है। तो डाइसैकेराइड्स होते क्या है? तो डाइसैकेराइड्स आपके बेसिकली क्या होते हैं? डाइसैकेराइड्स जिनमें दो मोनोसैकेराइड्स आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट करते हैं, और जब ये डाइसैकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस होता है तो हाइड्रोलिसिस के बाद ये दो मोनोसैकेराइड्स देते हैं। तो ये मोनोसैकेराइड्स देते हैं कितने? 2 यूनिट्स मोनोसैकेराइड्स देते हैं। तो अब इनमें से जो हमारा डाइसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स बनाता है और मोनोसैकेराइड्स डाइसैकेराइड्स बनाते हैं, इन प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन पे दो मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, और ज्वाइंट होने के बाद क्या बनाते हैं? ज्वाइंट होने के बाद वो एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल आता है और जुड़ के बनाते हैं डाइसैकेराइड। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे और आगे क्या बनाएंगे? ये दोनों मॉलिक्यूल्स जुड़ के माल्टोज का फॉर्मेशन करते हैं और एक वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है। तो दो मोनोसैकेराइड्स जुड़ के जब डाइसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। इसके अपोजिट जो दूसरा प्रोसेस होता है कंडेंसेशन के अपोजिट, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जस्ट अपोजिट टू कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। इस कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है? इस कंडेंसेशन प्रोसेस के अपोजिट हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है कि एक डाइसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स होता है और इसके बीच में जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को बोलते हैं हम, इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड क्या बनाता है? दो मोनोसैकेराइड्स जुड़ के ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनाते हैं। और जब हाइड्रोलिसिस होता है तो ये ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड टूट जाता है और इस बॉन्ड को टूटने से दो मोनोसैकेराइड्स बनते हैं। जैसे अभी आपने देखा था कि दो ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर एक माल्टोज की यूनिट बना रहे हैं, उसको कंडेंसेशन बोलेंगे। अब हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? जब माल्टोज की यूनिट में वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा तो ये हाइड्रोलिसिस करके दो ग्लूकोज की यूनिट बनाएगा। तो एक माल्टोज की दो सब यूनिट क्या होंगी? एक डाइसैकेराइड माल्टोज, दो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज की यूनिट बनाएगा। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स होते हैं। ये डाइसैकेराइड्स हमारे पूछे जाते हैं एग्जाम्स पे, नॉर्मली पूछा जाता है डाइसैकेराइड्स का नेम क्या होता है और इनकी हाइड्रोलिसिस के बाद इनकी मोनोसैकेराइड्स की यूनिट कौन सी बनती है। तो जैसे हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? नॉर्मली हम केन शुगर बोलते हैं या टेबल शुगर बोलते हैं, गन्ने की शर्करा या नॉर्मल शुगर जो होती है। और ये किस चीज से बना होता है? ये दो यूनिट से बना होता है, दो मोनोसैकेराइड्स, एक होती है ग्लूकोज और दूसरी होती है फ्रक्टोज। इसी तरह जो लैक्टोज होता है उसको मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं, वो उसमें एक यूनिट ग्लूकोज की होती है, एक गैलेक्टोज की होती है। कुछ लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, मींस उनमें डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, वो मिल्क या मिल्क दूध से बनी हुई चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनको प्रॉब्लम हो जाती है उसके डाइजेशन पे। वो कारण क्या होता है कि जो लैक्टोज को
हाइड्रोलिसिस करने वाले एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की उनके अंदर कमी होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स होता है वो माल्टोज होता है, जिसे हम माल्ट शुगर बोलते हैं, और ये 2 ग्लूकोज की यूनिट से बना हुआ होता है। तो एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन आता है डाइसैकेराइड्स के नाम और इनमें मोनोसैकेराइड्स कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स होते हैं। इसके बाद हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स होते क्या? पॉलीसैकेराइड्स में हमारे ग्लाइकोजन आता है, स्टार्च आता है, फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स मीन सेलुलोज हो गया, पेक्टिन हो गया। तो पॉलीसैकेराइड्स होते क्या है? पॉलीसैकेराइड्स एक बहुत बड़ी चेन होती है मोनोसैकेराइड्स की, जिसमें ढेर सारे मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे से ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, और कई बार एक से दूसरी चेन भी क्रॉस ग्लाइकोसिलिक लिंकेज के द्वारा जुड़ी रहती है। तो पॉलीसैकेराइड्स में मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स की यूनिट्स होती हैं जो जुड़ के पॉलीसैकेराइड्स बनाती हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो 2 पॉलीसैकेराइड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है ग्लाइकोजन। तो जो ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड्स आपका होता है इसको बोलते हैं एनिमल पॉलीसैकेराइड्स। क्यों? क्योंकि ये जनरली एनिमल्स में पाया जाता है, उनकी मसल्स पे पाया जाता है, उनके लीवर्स पे पाया जाता है, और स्टोर्ड पॉलीसैकेराइड्स होता है। ये जो नॉर्मल ग्लूकोज होती है और हमारी बॉडी में ब्लड में जब ज्यादा हो जाती है तो वो स्टोर्ड होकर ग्लाइकोजन के फॉर्म पे मसल्स में और लीवर में स्टोर्ड हो जाती है, और जब जरूरत होती है तो वापस हाइड्रोलिसिस होकर हमें ग्लूकोज देती है, हमको एनर्जी देती है। तो ग्लाइकोजन में क्या होता है, जो ग्लूकोज की यूनिट्स होती हैं उनके बीच में 1-alpha-1,4 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज होती है, और चेन के बीच में alpha-1,6 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज होती है, जिसमें दोनों प्रकार की ग्लाइकोसिलिक लिंकेज पाई जाती है। दूसरा जो पॉलीसैकेराइड्स इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स होता है वो होता है स्टार्च। ये कौन सा होता है? ये प्लांट पॉलीसैकेराइड्स होता है। किसमें पाया जाता है? पेड़ों में पाया जाता है। पेड़ों जो फूड का स्टोरेज करते हैं वो स्टार्च के फॉर्म पे करते हैं। इसमें ग्लूकोज की बहुत बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं, नॉर्मल सीरियल्स में, लेग्यूम्स में, रूट्स, वेजिटेबल, पोटैटो एटैटो में सब में पाया जाता है। और लेकिन इसमें जो लिंकेज होती है मोनोसैकेराइड्स के बीच में वो alpha-1,4 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज होती है। इसमें 1,6 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज नहीं होती, इसमें सिंगल ग्लाइकोसिलिक लिंकेज आते हैं। तो एग्जाम में इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? प्लांट स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स कौन सा होता है? तो वो स्टार्च होता है। कौन सी लिंकेज पाई जाती है? alpha-1,4 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज पाई जाती है। ग्लाइकोजन कौन सा होता है? ये एनिमल स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स होता है। इसके बाद जो फाइबर्स होते हैं वो फाइबर्स हमारे दूसरे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। तो फाइबर्स प्लांट्स सेल वॉल्स में पाए जाते हैं। सिक्रीटिंग मटेरियल प्लांट्स होता है, गम्स होते हैं, उनमें पाए जाते हैं। फंगल में पाए जाते हैं, उनकी मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं। तो ये 2 तरह से होते हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ नॉन सॉल्युबल होते हैं। तो जो नॉन सॉल्युबल में होता है उसमें मेन होता है आपका सेलुलोज और लिग्निन। ये कहां पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं प्लांट्स में पाए जाते हैं, सेलुलोज और लिग्निन। सेलुलोज से आपकी प्लांट्स की सेल वॉल्स बनी होती हैं, इम्परमेबल होती है, उसमें पोर्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। दूसरा टाइप के होते हैं सॉल्युबल होते हैं। ये भी सॉल्युबल होता है वाटर, बट बहुत ज्यादा विस्कस, बहुत ज्यादा घोलने पे बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे आपकी गम्स गोंद बनाती है, उसी तरह पेक्टिन होती है, सेल वॉल्स का होता है। म्यूसिलेज होता है, आपकी फंगाई में पाई जाती है। फंगाई को जब करो तो वो लिसिसा म्यूसिलेज टाइप का बनाती है, तो म्यूसिलेज होता है। तो ये पॉलीसैकेराइड्स किसमें पाए जाते हैं? सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। ये फाइबर्स के फॉर्म पे पाए जाते हैं। ये किसमें पाए जाते हैं? ग्रेन्स में पाए जाते हैं, फली में पाए जाते हैं, फ्रूट्स में पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। में पॉलीसैकेराइड नॉर्मली जो फाइबर्स होते हैं वो प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। अब बहुत सारे हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। हेट्रोपॉलीसैकेराइड से क्या समझते हैं? हेट्रोपॉलीसैकेराइड से क्या होता है? एक यूनिट हमारी पॉलीसैकेराइड्स चेन की होगी, जिसमें जो है तो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होगा, और दूसरा कोई दूसरी चीज होगी, जैसे प्रोटीन होगा, लिपिड होगा, इस तरह की चीजें, या कोई एसिड होगा वो जुड़ा होगा। तो इनमें से इंपॉर्टेंस जो आता है वो आता है हमारा, पहला आता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड एक पॉलीसैकेराइड्स है जिसे हम ग्लाइकोसन के नाम से भी जानते हैं, GHG के नाम से भी जानते हैं। तो ये पूछा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि
जो हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स है, इसका एग्जाम्पल बताइए। तो इसका एग्जाम्पल होता है आपका ग्लाइको एमिनो ग्लाइकोजन, GAG ग्लाइको एमिनो ग्लाइकोजन। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये नॉर्मली जो हमारे ज्वाइंट्स, बोन्स के ज्वाइंट्स होते हैं और उसके ऊपर जो कार्टिलेज की लेयर्स होती है उसमें पाया जाता है। क्या हमको फॉर्म गद्दे जैसा मटेरियल देता है ताकि जो वहां पर फ्रिक्शन हो, उस फ्रिक्शन को रोका जा सके। इसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंस हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स होता है वो हमारा होता है हाइलुरोनिक एसिड। ये भी एक हाई एलोरिक एसिड GAG इंपॉर्टेंस होता है। ये भी जो है जो ज्वाइंट्स के फ्लूइड्स होते हैं उनमें पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? जो हमारी आईबॉल्स होती है, आईबॉल्स के फ्लूइड में पाया जाता है ताकि हम क्लियर ट्रांसपेरेंट तो देखते हैं। वो आईबॉल का फ्लूइड होता है, उसमें भी हाइलुरोनिक एसिड की अमाउंट्स होती है। तो ये काम कहाँ करता है? ये बॉडी में ये भी लुब्रिकेशन का काम करता है और शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है हेपेरिन। हेपेरिन क्या काम करता है? ये जो ब्लड होता है उसका थक्का नहीं जमने देता, एंटी कोगुलेंट की तरह काम करता है। ये ब्लड में पाया जाता है और नॉर्मली लंग्स, लीवर, किडनी, स्प्लीन, इन पे भी इसकी अच्छी खासी अमाउंट्स पाई जाती है। और भी कॉन्जुगेटेड पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो हमारे लाइक बैक्टीरियल सेल वॉल्स में पाए जाते हैं, जिनको पेप्टिडोग्लाइकान्स बोलते हैं। पेप्टिडोग्लाइकान्स क्या करते हैं? पेप्टिडोग्लाइकान्स में एक यूनिट आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की होगी और एक यूनिट पेप्टाइड्स की होगी। तो नॉर्मली जो पेप्टिडोग्लाइकान्स है उनका वो है N-एसिटिल ग्लूकोसामाइन और N-एसिटिल म्यूरोमिक एसिड। ये दोनों मेन यूनिट्स होती हैं पेप्टिडोग्लाइकान्स की और ये दोनों के बीच में 1,4 बीटा लिंकेज होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्जुगेटेड पॉलीसेकेराइड्स होता है वो होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स में N-एसिटिल म्यूरोमिक एसिड होता है, एक सैलिसिलिक एसिड होता है वो होता है। और लिपोपॉलीसेकेराइड्स में क्या होता है? एक यूनिट आपकी जो है तो लिपिड की होती है और एक यूनिट आपकी जो है तो ग्लाइकोजन्स की होती है। तो लिपोपॉलीसेकेराइड्स कहाँ पाए जाते हैं? लिपोपॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं आपकी जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो आउटर सेल वॉल होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो इसी लिपोपॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है, जो जिसके कारण जो है तो ये डिफरेंट तुरंत रिएक्शंस करते हैं किसी से ग्राम नेगेटिव पॉलीसेकेराइड्स की आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंस के कारण बैक्टीरिया। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का। सो फ्रेंड्स, आज हम इस कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन को हमने समझा और कार्बोहाइड्रेट का कैसा स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने जाना। तो जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जो कार्बोहाइड्रेट्स में पूछा जाता है, पहली चीज पूछी जाती है डिफिनीशन कार्बोहाइड्रेट्स की पूछी जाती है। दूसरी पूछी जाती है कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होते हैं, कौन से मोनोसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कौन से डाइसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कौन से पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फिर तीसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा तो डाइसेकेराइड्स होते हैं, वो कौन से दो मोनोसेकेराइड से बने होते हैं, हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है और कंडेंसेशन से क्या बनता है। इसके अलावा जो आपके पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो पॉलीसेकेराइड्स के कॉमन नेम क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो इस यूनिट को खत्म करने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी MCQs इन सारे आज वाले जो स्लाइड्स हैं उनसे बनते हैं उनको मैं एक जगह कर और आप लोगों के लिए वो MCQ भी लाऊं ताकि आप पढ़ने के साथ साथ अपनी लर्निंग पावर को एक बार उन MCQ से चेक भी कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय टुडे वीडियो। और अगर आपको वीडियो इसी तरह पसंद आता है और आप चाहते हैं कि आपको सेमेस्टर में इसी तरह की नॉलेज मिले और आगे की भी मैं वीडियो प्रॉपर बनाऊं, तो आप इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए इन वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।